आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों द्रव के बहाव, यानी द्रव बहता कैसे है, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी हमें पढ़ना है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड हैं वो आपके कितने टाइप के हैं, और लिक्विड जब बहता है तो उसके लिए लॉज कौन कौन से लगते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और उसी तरीके से द्रव में एक खास यांत्रिक गुण जो हमने देखा था जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब बात आती है हमारे पास कि फ्लो ऑफ लिक्विड कितने प्रकार के हैं। तो फ्लो ऑफ लिक्विड होते हैं प्यारे बच्चों, पहला होता है धारा रेखीय। धारा रेखीय का अर्थ क्या है? धारा रेखीय जो बहाव होता है इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। यानी जो लिक्विड का धारा रेखीय प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। दूसरा अपने पास क्या होता है? पटलित, पटलित बहाव। पटलित जो बहाव होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? लैमिनार फ्लो। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है? लैमिनार फ्लो। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है विक्षुब्ध। विक्षुब्ध जो होता है यानी टेढ़ा मेढ़ा चलना, घुमावदार चलना द्रव का। जैसे आपने बाढ़ का पानी देखा होगा नदियों में कैसे घूमता हुआ चलता है, चक्री बना के हुए चलता है। गली की नालियों में जब बारिश आती है तो गलियों में भी चलता हुआ द्रव आपने देखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा द्रव चलता है, घुमावदार रूप होता है उसका। तो वो जो रूप है वो विक्षुब्ध होता है, उसे टर्बुलेंट कहते हैं। यानी वो जो फ्लो होता है उसे हम नाम क्या देते हैं? टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ये तीन तरह के बहाव हैं हमारे पास। तो बात आती है कि धारा रेखीय क्या होता है। कि धारा रेखीय को अगर हम परिभाषित करें कि द्रव के बहाव में, जब द्रव के बहाव में बात करते हैं तो द्रव के बहाव में एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण, गुजरने वाले द्रव के कण एक समान वेग से एक दूसरे का अनुसरण करें, एक दूसरे के पीछे चलें, एक दूसरे का क्या करें? अनुसरण। या यूं लिख सकते हो कि जिस बिंदु से द्रव का पहला कण गुजरता है उसी से दूसरा चले और उसी दिशा में चले, तो वो आपके पास बहाव क्या कहलाता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये पाइप है, इस पाइप में जब लिक्विड फ्लो करता है तो ये इस बिंदु से जैसे ही एंटर किया तो ये इस तरीके से इसी डायरेक्शन में क्या करे? चलता रहे, और इसकी वेलोसिटी क्या रहे भाई? दूसरा अगर पार्टिकल यहां से आ रहा है वो इस तरीके से एक दूसरे के पीछे इस लाइन में चलते रहे। तो यानी जिस लाइन पे पहला कण चल रहा है उसी पे अनुसरण करने वाले उसके दूसरे साथी चले, तो वो आपके पास किस तरह का फ्लो कहलाता है? इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो में जिस क्षैतिज रेखा पर द्रव के कण चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी सबकी समान होती है और वो एक दिशा में चलते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं भागेंगे, वेलोसिटी भी उनकी ओवरटेक नहीं होगी। तो ये होता है द्रव का कौन सा प्रवाह? इसे कहते हैं हम धारा रेखीय या कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। यानी वैसे अगर बात करें क्रांतिक वेग की तो ऐसा बहाव जिसका वेग क्रांतिक वेग से क्या हो? कम, क्रिटिकल वेलोसिटी से जिसकी वेलोसिटी क्या हो? कम, तो वो आपके पास कैसा बहाव कहलाता है? धारा रेखीय। तो ये तो होता है एक रेखा पर चलने वाले द्रव के कण एक दूसरे का अनुसरण करें और उसी दिशा में चलें, अपनी दिशा से ना भटकें और उनका वेग समान रहे, तो वो आपके पास था धारा रेखीय प्रवाह। दूसरा आता है पटलित। पटलित का अर्थ क्या होता है? पटलित होता है लैमिनार। तो पटलित जो बहाव है द्रव का वो क्या है? कि जब द्रव धारा रेखीय है यानी उसका वेग क्रांतिक वेग से अभी तक कम है, तो द्रव किसके रूप में चले? पटल के रूप में चले, समतल के रूप में चले और भिन्न भिन्न वेग से चले। तो द्रव जब बहता है
तो द्रव का बहाव किसके रूप में हो, समतल के रूप में हो, पटल के रूप में हो। तो द्रव का बहाव समतल के रूप में हो और भिन्न भिन्न वेग से हो, और भिन्न वेग से हो। यानी जैसे हम द्रव की गहराई में जाते हैं तो इन समतलों का वेग लगातार क्या होता है, घटता जाता है। तो जैसे द्रव का बहाव है वो समतल के रूप में और भिन्न वेग से हो, उसे क्या कहते हैं हम, पटलित बहाव। इंग्लिश में कहते हैं लैमिनार फ्लो। तो ये हमारे पास कौन सा फ्लो है, लैमिनार फ्लो। और इसकी जो वेलोसिटी होती है खुद की, वो क्रांतिक वेग से कम होती है। तो भिन्न वेग से हो तथा वेग क्रांतिक वेग से कम हो, तथा वेग किससे कम हो, क्रांतिक वेग से कम हो। तो ये चीज होती है प्यारे बच्चों हमारे पास लैमिनार फ्लो। डायग्रामेटिकली अगर बात करें, जैसे आपने कभी नहर में या खाड़ में पानी चलता हुआ देखा होगा, तो यूं शेप बना लेता है वो तिरछी, और पानी के आगे खड़ा होने की कोशिश करता है यूं जब तेजी से चलता है। तो यानी उसमें बहाव कैसा होता है आपके पास, समतल। और समतल वाला बहाव क्या कहलाता है, पटली। खेत में सिंचाई करते हैं तो आपने रेक्टेंगल या चौरस जो देख रखा है, वर्गाकार हो, तो उसमें जब पानी चलता है तो किस रूप में चलता है, वो पटलित बहाव में चलता है, समतल बहाव में चलता है, लैमिनार फ्लो होता है। तो जैसे हमारे पास एक ऊपर की तल जैसे पानी की, ये है लिक्विड की, ये फ्लो हो रही है। जैसे नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे वाला फ्लो इससे क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। फिर उससे नीचे वाला इस प्रकार से क्या होगा, चलेगा। तो यानी ऊपर जो परत है, ऊपर का जो प्लेन है, ऊपर का जो समतल है, उसका वेग मान लिया कितना है, v। जैसे हम नीचे आते हैं तो dv वेग कम हो जाए तो इसमें से क्या हो जाएगा, v माइनस dv। और नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, और कम। यानी प्रत्येक पटल का वेग dv अगर कम होता है तो इसका कितना हो जाएगा, v माइनस 2dv। यानी जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं, कि बहते द्रव में किसकी ओर जाते हैं, गहराई की ओर, यानी इन डेप्थ। कि जैसे बहते द्रव में हम किसकी ओर जा रहे हैं, गहराई की ओर, तो उनका वेग धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। तो जो वेग है द्रव के बहाव का, द्रव के बहाव का, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी घटता जाएगा। कम जब होता जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैमिनार फ्लो है उसके जितने भी समतल होंगे, गहराई के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। कारण क्या है कि आपस में क्या लगता है, इनके बीच श्यान बल, जिसे हम कहते हैं श्यानता, विस्कोसिटी, जो अपने आप में एक दूसरे को चलने से क्या करती है, रोकती है। जैसे ऊपर वाला जो पटल है 1 नंबर, इसको 2 नंबर वाला क्या करता है, टांग खींचता है। 2 वाले की टांग कौन खींचता है, 3 वाला। और अब आपसे पूछे कि गहराई में अगर द्रव की तरफ, द्रव की गहराई में जाएं तो द्रव चल रहा है, तो पूछता है कि कौन सी जो परत है जिसका वेग सबसे कम होगा। तो जो तली के साथ क्या है, टच में है। जैसे नहर में पानी चल रहा है तो नहर की तली में अगर आप जाओ तो उस जगह जो पानी चल रहा है, उस जगह जो पटल है, उस जगह जो समतल है, उस द्रव का वेग क्या है, सबसे कम है। और जो सबसे ऊपर पानी चल रहा है उसका वेग क्या है, सबसे ज्यादा है। ये होता है केस पटलित बहाव का। आगे उसके बाद नंबर 3 आता है टर्बुलेंट फ्लो, जिसे हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक करें। जैसे क्या है, किसी मंदिर में क्या मत्था टेकना है तो वहां पे जो भीड़ होती है वो क्या होती है, विक्षुब्ध ही होती है। यानी वो कहता है मैं पहले जाऊं, वो कहता है मैं पहले जाऊं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरटेक। तो यानी वैसे ही लिक्विड में भी होड़ होती है, इसे कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट जो फ्लो है, ओवरटेकिंग बाय पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। यानी
इसी टर्बुलेंट फ्लो के कारण पाइपें क्या हो सकती है, फट सकती है। जब प्रेशर हम बढ़ा दें, मोटर है पानी की, पीछे से पानी तेज प्रेशर से उठा रही है, आगे पाइप पतली है आपकी, तो उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाती, ओट नहीं पाती, सहन नहीं कर पाती, पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल आते हैं कि जिसमें द्रव के कण जिस बिंदु से आते हो वो एक दूसरे के पीछे अनुसरणित ना हो। जैसे इस जगह से एंट्री करेगा द्रव का कण और जैसे चलेगा तो इससे क्या है, इधर आने की कोशिश करता है। तो जिससे पार्टिकल क्या करते हैं, एक दिशा में ना चलकर किस में चलते हैं, भिन्न दिशा में चलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपके पास, टर्बुलेंट फ्लो, जिसे हम कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। यानी जब द्रव एक बिंदु से बहता है, कि जब द्रव एक बिंदु से बहता है, कि एक बिंदु से बहना प्रारंभ करता है, तो उसके कण, जो द्रव के कण हैं, उसके कण भिन्न वेग के साथ, जो कण होंगे वो एक तो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ होंगे, भिन्न वेग से भिन्न दिशा में गमन करे। विभिन्न दिशा में क्या करेंगे, गमन करे। तो हमारे पास उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। यानी इसमें पार्टिकल क्या करते हैं, यूं ऊपर से घूम के ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे प्रेशर लगता है किस पर, उस पाइप की दीवारों पर, जिससे जो पाइप है वो फटने का डर रहता है। तो इसीलिए हाई प्रेशर के लिए हम ज्यादा क्या करते हैं, जो इलास्टिक वाली चीजें होती है वो इस्तेमाल में स्ट्रॉन्ग इलास्टिक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्यूबवेल का पानी है तो हम पीवीसी की पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पानी नीचे से आता है उसका प्रवाह कैसा होता है, विक्षुब्ध होता है। जो ट्यूबवेल का पानी आता है वैक्यूम क्रिएट करके, मच्छी मोटर उठा के लेके आती है, पंखा लेके आता है, तो वो विक्षुब्ध प्रवाह आता है जब पानी बाहर आता है। तो जैसे पाइप में बंद आता है तो स्पीड से क्या होता है, फुहार के रूप में निकलता है यूं, तो वो प्रवाह कैसा है पानी का, विक्षुब्ध है, टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल की क्या होती है, ओवरटेकिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि कणों की वेलोसिटी अलग अलग होगी और डायरेक्शन भी क्या होगी, उनकी अलग होगी। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों विक्षुब्ध। और एक चीज और लिखनी होती है कि गमन करे और जिसका वेग और पूरे द्रव का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से ज्यादा हो, कि इस द्रव का जो वेग होगा वो क्रांतिक वेग से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगा, ज्यादा। तभी आपके पास वो द्रव किसका रूप लेता है, विक्षुब्ध का रूप लेता है। यानी ज्यादातर घुमावदार जब द्रव चलता है, तो जैसे आपने देखा होगा बाढ़ का पानी, आपसे पूछा जाता है कि बाढ़ का जो पानी है उसमें किस तरह का बहाव होता है, तो उसमें किस तरह का बहाव है, विक्षुब्ध। बरसात के पश्चात गलियों में जो पानी चलता है, बरसात का पानी जो गली की नालियों में दौड़ता है, गली की नालियों में चलता है, उसका भी प्रवाह कैसा होता है आपके पास, यही होता है। और दूसरा ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल से पानी निकलता है, ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी भी कैसा होता है, विक्षुब्ध होता है। तो ये जो चीजें हैं प्यारे बच्चों, ये आती है कंपटीशन एग्जाम में। पूछता क्या है कि बाढ़ के पानी का जो बहाव होता है वो कैसा है, बरसात का पानी गली की नालियों में दौड़ता है उसका बहाव कैसा है, ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है उसका बहाव कैसा है। तो ये सारे के सारे किस तरीके का फ्लो रखते हैं, विक्षुब्ध यानी टर्बुलेंट फ्लो रखते हैं। अब बात आती है कि हम क्रांतिक वेग को कैसे पहचाने, कि क्रांतिक वेग क्या चीज होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करती है, नंबर एक डिपेंड करती है रेनॉल्ड नंबर पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे, तीसरी चीज होती है डेंसिटी, और चौथी चीज है रेडियस यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच लिक्विड इज फ्लो, कि जिसमें लिक्विड बहता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी VC से डिनोट होती है, इज इक्वल टू N
ईटा डिवाइडेड बाय क्या होती है, आर रो। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इनवर्सली होती है किसके, रेडियस के, इनवर्सली होती है किसके, डेंसिटी के, डायरेक्टली किसके है, रेनॉल्ड नंबर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये प्रॉपर्टी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो एन यहां पे क्या है, रेनॉल्ड नंबर, कि एन जो है इसको आर एन से भी लिख सकते हो, ये रेनॉल्ड नंबर है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है वो भी बताएंगे। लिक्विड फ्लो के लिए यूज किया जाता है। पूछा जाता है कि लिक्विड का जो प्रवाह होता है उसको किस संख्या से आंका जाता है, यानी उसको हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका नाम है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ईटा क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या चीज होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हिंदी में लिखें तो ये होती है श्यानता गुणांक। आर, आर क्या है, त्रिज्या है जिस ट्यूब से पानी बहता है, डायमीटर भी ले सकते हो। रो क्या होती है, डेंसिटी। तो आपके पास रो क्या होती है, डेंसिटी। तो जिस द्रव की डेंसिटी ज्यादा है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्राइटेरिया में वैल्यू अलग होगी। तो यानी इसी से हम डिसाइड करेंगे कि लिक्विड का फ्लो कैसा होगा। अब बात आती है कि रेनॉल्ड नंबर क्या है। रेनॉल्ड नंबर जब आपसे काउंट किया जाता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर एक रेशो है जो आपके पास रेनॉल्ड नंबर है जिसको आर एन से डिनोट किया जाता है। ये रेशो किसका है, ये है जो पर यूनिट एरिया पे इनर्शियल फोर्स लगता है और पर यूनिट एरिया के साथ क्या लगता है, विस्कस फोर्स, यानी जड़त्वीय बल। जो द्रव का जड़त्वीय बल होता है, जड़त्वीय बल, और दूसरा द्रव के पास कौन सा बल होता है, संयान बल। इन दोनों का जो अनुपात लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर एक खास चीज है, पूछी जाती है कि व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर आप इजिली बता सकते हो कि आपके पास रेनॉल्ड संख्या क्या है। रेनॉल्ड संख्या जड़त्वीय बल और संयान बल का अनुपात है। अगर पूछे कि इसकी इकाई क्या होती है, इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन नीचे भी क्या है, न्यूटन। अब हमारे पास जो बात आती है रेनॉल्ड नंबर की वो ये आती है कि रेनॉल्ड नंबर की रेंज पूछी जाए तो रेनॉल्ड नंबर की 3 रेंज बनाई जाती है। पहली आती है 0 से 2000, यानी 2000 से कम या 2000 तक हो तो कैसा होगा फ्लो। दूसरी आती है कि 2000 से लेकर 3000 तक रेनॉल्ड नंबर हो तो फ्लो कैसा होता है। और नंबर 3, 3000 रेनॉल्ड नंबर से ज्यादा, यानी रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 या उससे कम है तो आपके पास जो फ्लो होगा, जो प्रवाह होगा द्रव का, वो कैसा होगा, धारा रेखीय और पटलित। दो तरीके के होते हैं, एक धारा रेखीय और दूसरा कौन सा होगा, पटलित। यानी पहला है तुम्हारे पास स्ट्रीम लाइन और दूसरा कौन सा है, लैमिनार। ये दो फ्लो होते हैं कब, जब रेनॉल्ड नंबर 0 से कितना होता है, 2000 तक। जैसे ही 2000 से ऊपर और 3000 से कहाँ है, नीचे, तो ये जो धारा रेखीय प्रवाह है ये परिवर्तित होने लगेगा। कि जो धारा रेखीय प्रवाह है द्रव का वो चेंज होने लगेगा। तो धारा रेखीय प्रवाह बदलने लगेगा, यानी कन्वर्ट होने लगेगा किस में, विक्षुब्ध प्रवाह में। बदलने लगेगा किस में, टर्बुलेंट फ्लो में। तो हमारे पास कि जो धारा रेखीय प्रवाह है वो बदलने लगेगा कौन से प्रवाह में, विक्षुब्ध प्रवाह में। कब, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से लेकर 3000 के बीच है। तीसरा केस आता है कि ग्रेटर देन क्या है, 3000, कि आपके पास जो फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर है वो 3000 से ज्यादा आ जाए तो हमारे पास फ्लो कैसा होगा, यानी पूर्ण विक्षुब्ध। ये क्या बन जाएगा, पूर्ण विक्षुब्ध हो जाएगा। यानी आपके पास इसमें अब जो प्रवाह होगा वो पूर्ण विक्षुब्ध प्रवाह होगा, यानी द्रव बहुत ही खतरनाक तरीके से फ्लो करेगा।
तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों रेनॉल्ड नंबर की। रेनॉल्ड नंबर के साथ हमारे पास जो टैग लगते हैं वो एक टैग लगता है कि सिद्धांत का, कि रेनॉल्ड नंबर के साथ हम जब पढ़ते हैं तो अवितरता सिद्धांत पढ़ते हैं, एक टॉर्सली प्रमेय पढ़ते हैं, एक हम बर्नौली प्रमेय पढ़ते हैं, फिर हम स्टोक्स का नियम, और फिर पढ़ते हैं हम किसका, सीमांत वेग का हिस्सा। तो ये कुछ चीजें हैं वो हमने पढ़नी है। तो जैसे अब बात आती है नंबर 2 कि हमारे पास द्रव अगर कहीं से भी बहता है तो द्रव का प्रवाह अगर उसके अक्षेत्रफल के क्या आ जाए, व्युत्क्रमानुपाती आ जाए, तब हम कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत कहते हैं? तो उसे सात्यंता का सिद्धांत, अवितरता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी इक्वेशन ऑफ इक्विटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वर्ड दिया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वर्ड जो लगता है कि जैसे नाम दिया जाता है उसे अवितरता का सिद्धांत, कि अवितरता, अवितरता का सिद्धांत क्या है, और इसी को ही कहते हैं सात्यंता का सिद्धांत। अवितरता समीकरण भी कहा जाता है और इसे सात्यंता, सात्यंता सिद्धांत भी कहते हैं। तो सात्यंता का जो सिद्धांत है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल क्या है? कहने का अर्थ है कि द्रव आपके पास जब किसी भी जगह से बहता है तो द्रव का प्रवाह उस जगह के अक्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, कि जिस जगह से द्रव चल रहा है या बहता है तो उस जगह पर द्रव के जो प्रवाह की दर है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस जगह के एरिया के। तो ये चीज होती है अवितरता सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कि इस जगह का अक्षेत्रफल है A1, इस जगह का अक्षेत्रफल है A2, और इस जगह का अक्षेत्रफल क्या है, A3। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि जो अक्षेत्रफल और वेग की गुणा होगी वो सभी जगह क्या होगी, समान होगी। यानी इस द्रव के प्रवाह में हम कहीं भी चले जाएं तो सभी जगह पर द्रव के वेग और उस जगह के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गुणा है, उस सभी जगह क्या मिलेगी तुम्हें, समान। जैसे यहां वेग v1 है तो यहां वेग ले लीजिए v2, और जहां से द्रव बाहर निकल रहा है वहां पे वेग ले लिया हमने v3। अब सात्यंता का सिद्धांत, अवितरता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल दो बातें लिखता है। पहला क्या लिखता है कि रेट ऑफ फ्लो की जो रेट होगा, रेट ऑफ फ्लो की जो बहने की दर है किसकी, द्रव की, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जिस जगह से द्रव चलता है तो उस जगह का लिक्विड का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, तो द्रव के बहने की दर, द्रव के जो बहने की दर है, द्रव के बहने की दर कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। हिंदी में लिखते हैं इसको व्युत्क्रमानुपाती होगी, किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। किसके होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो अब हम इसको थोड़ा लिख सकते हैं कि जो लिक्विड चलता है उसको लिख दिया हमने dx/dt, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितनी है x, और टाइम क्या लेता है t। तो dx/dt क्या है, उसका रेट ऑफ फ्लो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ऐसे लिखोगे। अब जो रेट ऑफ फ्लो है वो वेलोसिटी है, जो dx/dt है वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुई, एरिया। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो यहां क्या लगा दिया, कांस्टेंट, और बाय क्या है, एरिया। तो वेलोसिटी इनटू एरिया
ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। किसके मामले में, द्रव के बहने के मामले में। कब, जब द्रव एक बंद पात्र में चलता है, एक क्लोज कंटेनर में फ्लो करता है, एक बंद पाइप में द्रव क्या करता है, प्रवाह करता है। तब आपके पास उस प्रवाह के रास्ते में जहां कहीं भी हम वेग लें और उस रास्ते के उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल लें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यह अनुप्रस्थ काट होता है। जैसे पेन है, पेन को आप यहां काट दीजिए, जो गोला नजर आता है वो अनुप्रस्थ काट होता है, तो वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी सॉरी, वो एक क्रॉस सेक्शन है, यानी इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बनता है, यानी सर्कुलर शेप होती है। तो इस सर्कुलर शेप को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया और यहां से बहने वाले द्रव का वेग, दोनों की गुणनफल हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो अब A1 और आप ले लीजिए V1, ये बराबर आएगी किसके, A2 और V2, ये दोनों भी बराबर रहेगी किसके, A3 V3 के। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों द्रव के बहने के अवितरता सिद्धांत या सात्यंता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये प्रॉपर्टी थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है कि हमारे पास नियम पूछा जाता है किसका, टॉर्सेली का। कि टॉर्सेली का सिद्धांत क्या कहता है, अवितरता के सिद्धांत के बाद टॉर्सेली का प्रमेय आता है, यानी थ्योरम ऑफ टॉर्स